नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, हालिया जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन तैनाती, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहक़ाक़ है कि वो क्या फ़ैसला देती है। यकीनन इस पर बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो सवाल है कि हुकूमत ने इसमें जो नाअहलियत दिखाई है वो बहुत अहम मसला है जिस पर बात की जा सकती है। और इस सिलसिले में अगर आप थोड़ा सा माजी को भी सामने रखें, मौजूदा हुकूमत 15 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ की आइनी जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है वो बड़ी खिलाफ वर्जी है। इन्होंने सबसे पहली खिलाफ वर्जी उस वक्त की जब पार्लिमानी इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए पार्लिमानी कमेटी का जो है वो ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई वो आइन के आर्टिकल 225 की सरहन खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी भी खिलाफ वर्जी है जो इन्होंने की। इसके बाद दूसरी खिलाफ वर्जी जो इन्होंने की वो बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी इन्होंने आइन की एक आर्टिकल 213 की जब इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर को 213 को बाईपास करके इन्होंने उन सदर साहब ने तैनात कर दिया। ये बहुत दो बड़ी आइनी जो है वो गलती इन्होंने की, जिसका जो मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। मौजूदा लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, जो भी इनकी टीम है लॉ की। तीसरी बड़ी गलती जब प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर हेड पे आइन के आर्टिकल 243 की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करते हुए आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया, उसमें लिखा अपॉइंटेड। ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी जो थी आपके मौजूदा हुकूमत की थी। तो मौजूदा हुकूमत मुसलसल जो है वो गलती कर रही है। और अभी आपने देखा कि अभी जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो इन्होंने रूल्स पे और काबीना के हवाले से जो प्रोसीजर में किया वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कह दिया कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। 255 का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लगता यह है कि ये मौजूदा हुकूमत आइन की सरन खिलाफ वर्जी कर रही है अपने ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने के लिए। और पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल में ऐसा चीज़ नज़र नहीं आए। आखिर काबीना इतने अहम बड़े वज़रा, कानूनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ, कानून का इदारा के साथ मौजूद होने के बावजूद इतनी बड़ी मिस्टेक सामने आ रही है। अभी जो हालिया पॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें इन्होंने जो रूल्स में तब्दीली की उसको तो आपने सुन लिया, आज उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 एज ए तालिब इल्म हमने जो समझा है, मेरे साथ बड़े एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे, कि उन्होंने 3 बुनियादी चीज़ें के बारे में कहा है कि हमें बताइए कि ये कैसे हो सकता है। एक तो उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को दूसरी बार तैनाती का कोई अगर लॉ है, आइन में कानून है, पहली दफ़ा वो कहते हैं कि पहली दफ़ा आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म का सवाबदीद है कि वो नॉमिनेट करे और सदर उसको अप्रूव करे, उस पर तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन दूसरी दफ़ा वो पूछ रहे हैं तैनाती का कोई कानून है तो दे दें, चाहे वो आर्मी एक्ट में हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जो हुकूमत नहीं दे पा रही है। दूसरी उन्होंने कहा कि जी ड्यूरेशन, मुद्दत तैनाती, इसका पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, वो भी हुकूमत जो है वो नहीं पता पा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से कोई अगर आर्मी एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई कानून है तो वो बता दें, हुकूमत इससे भी बाहर है, कोई कानून बताने से कासिर है। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आर्मी जनरल रिटायर्ड हो जाए तो एक जनरल रिटायर्ड को क्या दोबारा आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, इसका कोई कानून है तो वो दे दें, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हम एज ए तालिब इल्म ये समझते हैं कि ये तीनों जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, या तो इसमें आर्मी एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और दोनों की तब्दीली में, अमेंडमेंट में यकीनन पार्लियामेंट का हिस्सा है, इसमें काबीना का कोई रोल नहीं है। काबीना रूल्स में तो तब्दीली कर सकती है लेकिन एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं कर सकती। यह पार्लियामेंट का इस्तेहक़ाक़ है। और इस किस्म की चीज़ें जो नज़र आ रही है, बार बार वो एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, अगर एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाना है तो यकीनन पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। पता नहीं इस हुकूमत को किन लोगों की एडवाइस मिलती है, समझ में नहीं आता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत अहम गेस्ट हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। वसीम सज्जाद साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, माहिर कानून हैं,
बहुत और भी पोर्टफोलियो हैं सर के साथ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शेख वक़ास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका ही बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया। वसीम सज्जाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहेंगे सर? मैंने इंट्रो में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं, आप कैसे देखते हैं इस केस को और हुकूमत की गलतियों को, नाअहलियत को, और आगे जो ये कर रहे हैं उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे ये नजर आ रहा है जी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये इन मामलात को संजीदा तौर पे नहीं ले रही, क्योंकि ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन मिली, और याद है कि अयूब खान साहब जब वो जनरल थे उनको भी सिकंदर मिर्जा साहब के जमाने में एक्सटेंशन मिली। और फिर मेरे ख्याल में ये पहले जनरल जो होते थे आर्मी के, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत होती थी 4 साल होती थी। जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने इसको 3 साल कर दिया। तो यकीनन कोई ना कोई खत, कोई ना कोई समरी, कोई ना कोई ऐसा मवाद होगा जब उन्होंने इसको 4 साल से 3 साल किया, और उसके बाद मुसलसल ये 3 साल की टर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है। जहां तक आइन का ताल्लुक है तो आइन में ये लिखा हुआ है कि ये तकर्री सदर करेंगे वजीर आजम के मशवरे पे, और सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि ये वजीर आजम मशवरा देने से पहले काबीना से अप्रूवल लेंगे। उसमें कोई मुद्दत का जिक्र नहीं है, तकर्री का इख्तियार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी आर्मी चीफ की, वो भी सदर वजीर आजम के मशवरे पे तय करेंगे। तो इसमें कोई कदर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है आइन में कि आपने उनको एक्सटेंशन नहीं देनी या देनी है। तो इसके लिए कोई इनकी अपनी रेगुलेशंस होंगी, रूल्स होंगे। लेकिन हमने देखा कि ये जो समरीज बनाई गई या जो रेगुलेशंस को फॉलो किया गया, उसमें भी कोई ना कोई नक्स रह गया उनसे, जिसकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने की है। और आपने मेरे ख्याल बड़ी वजाहत से जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो नुकात पे वो गौर कर रहे हैं, वो आपने बड़ी वजाहत से सामने रखे हैं। तो अब इस पे ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने निशानदेही कर दी है, आपके पास वक्त है इसको सही कर ले। तो मेरे ख्याल में मुमकिन है कि कल तक हुकूमत जो है वो इसकी तस्हीह कर ले, सही तरीके से नोटिफिकेशन ले आए और इस मामले को हल कर दे। तो बहरहाल ये कोताहियां हैं ब्यूरोक्रेसी की कि वो सही तरीके से मशवरा नहीं देते, ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते, पुराने प्रेसिडेंट को ही देख लेते कि पहले किस तरह हुआ है, तो शायद ये गलती ना होती। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूँ। जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ आता हूँ। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, मौजूदा सिचुएशन है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ आइन के लिहाज से नहीं हुआ, वो होता रहा, लोग एक्सटेंशन लेते रहे और ये चीज़ें इस तरीके से। उन्होंने 3 चीज़ें मांगी हैं और 3 चीज़ों में हुकूमत जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है केस, ऐसे हालात बन गए हैं कि लगता है कि 2 इदारे आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और फिर आर्मी चीफ को क्या मशवरा देंगे आप इस मौके पे? देखिए, मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ तो बीच में आते ही नहीं, क्योंकि ये मामला हुकूमत और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के दरमियान है। यानी हुकूमत एक एक्सटेंशन देना चाहती थी और उसने अपना होमवर्क सही तरीके से नहीं किया। मैं समझता हूँ ये उनकी नाअहली और नाकाबिलियत है जिसके तहत ये केस तैयार किया गया। अभी जैसे वसीम साहब ने एट लेंथ बता दिया कि इनके पास तो रिकॉर्ड है कि पहले 4 साल टेन्योर हुआ करती थी, फिर वो एक वक्त आया शायद भुट्टो साहब के ज़माने में उसको 3 साल कर दिया गया। कुदरती बात है कि वो किसी खत और किसी इंटीमेशन के जरिए हुआ ना। सर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है, यही चीज़ है जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया पॉइंट आउट कर रही है कि आप कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखा पा रहे, तो ये सारे मामले कैसे चलते रहे। लेटेस्ट जो है वो जनरल कियानी की भी जो एक्सटेंशन हुई थी, वो भी इन्हीं अल्फाज पर होती रही। आर्मी एक्ट में भी एक्सटेंशन का नाम नहीं है। तो कम से कम जिस रिटन इंफॉर्मेशन के तहत ये होती रही, कम से कम ये तो पेश किया जाता ना। इसलिए मैं ये समझता हूं। और फिर सबसे बड़ी गलती कि जिसका दायरा इख्तियार था वो प्रेसिडेंट का था और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भेज रहे हैं।
उनका काम था मशवरा देना, अप्रूव करना प्रेसिडेंट का इख्तियार है, नोटिफिकेशन भी उन्हीं का इख्तियार है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने वायलेट की, इनकी खिलाफ वर्जी की गई, इससे जाहिर ये होता है कि आपने इस काम को संजीदगी से नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है और उसको आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो कम से कम तरीक़ाकार तो सही अपनाते। और बावजूद इसके कि उन्होंने गलतियां भी पॉइंट आउट कर दी, आज जो स्पेशल मीटिंग हुई है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बरहम दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी तरफ से काम सही नहीं किया गया। और अदालत जो है, अदालत उज़्मा ये कह रही है कि इनकी डिग्रीज चेक करो। ये तो मेरे ख्याल में बड़े सख्त अल्फाज हैं किसी के बारे में अगर इस्तेमाल हुए किए जाएं कि आपको तो मालूम ही नहीं कि जी ये काम कैसे करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये काम संजीदा है, इसको बड़ी गैर संजीदगी से, बड़ी नाअहलियत और बड़ी नाकाबिलियत के तहत इसको हैंडल किया गया है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल अभी भी मैं समझता हूं इनके पास मौका है, जैसे वसीम साहब ने कहा कि उन्होंने गलतियां भी पॉइंट आउट कर दी। आपके पास जो वक्त है उसको इस्तेमाल करें सही तरीके से और इस मामले को रिजॉल्व करें। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और ये तो अब हमारी सरहद के उस पार भी इस पर जंग हसाई वाला मामला बन चुका है, ये अच्छी बात नहीं है। और इदारा कौन है? आपकी फौज है जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो इसलिए उनकी इज्जत बचाने के लिए कम से कम हुकूमत अपना सही किरदार तो अदा करे। शेख वकास अकरम साहब, एक तो हुकूमत ने पहले भी आईनी जो आर्टिकल है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी की है। आपने देखा कि 2 इलेक्शन मेंबरान जो हैं वो अदालत ने उसको मुअत्तल कर दिया। पार्लिमानी कमेटी के ऊपर उन्होंने 225 की खिलाफ वर्जी की, 243 की खिलाफ वर्जी की, और अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो हुकूमत के इन रवैयों को, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं कि क्योंकि ये वाकई जग हसाई है पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, और मेरी जो पार्शली राय है वो आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे मिलती है। वसीम सज्जाद साहब ने उसके कानूनी पहलुओं पे बात की। मैं ये समझता हूँ कि इस केस पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली केस और उसकी कानूनी शिकों पे बात नहीं कर सकते, सब जुडिस है, मगर बहरहाल एक उसके पॉलिटिकल एंगल्स हैं और वो ज़रूर आया होने चाहिए। यहाँ पे हुकूमत की नालायकी है। क्यों है ये तो कह दिया गया, उन्होंने संजीदा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये पिछले 16 महीने से ना एक एटीट्यूड चल रहा है कि समबडी विल टेक केयर ऑफ दिस फॉर अस, यू नो, कि ये इशू हमारे सामने आ गया है, ये धरना हमारे सामने आ गया है, somebody else would take care of it. ओके, इसके साथ डील कर लिया जाएगा। अब सेनेट का इलेक्शन आ गया है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ज़ाती महफिलों के अंदर पीटीआई के वज़रा और पीटीआई के जो करता धरता हैं, जब उनसे किसी भी क्राइसिस के दौरान बात की जाती है तो उनका रवैया आप भी जानते हैं, वो यही होता है, ओ हो जाएगा जी, वो करने वाले कर लेंगे आप ही। सो ये जो रवैया और एटीट्यूड पिछले 16 महीने में रहा, और आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस नहज पे पहुँच गया कि इतनी अहम अपॉइंटमेंट और इतना अहम मामला उसको इतनी गैर संजीदगी से लिया गया। और आई एम श्योर कि इसमें भी यही कहा गया होगा, दे माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत इस तरह हो जाएगी और एक ये दरख्वास्त जो है इस पे सिलसिला चल निकलेगा। क्योंकि यहाँ भी इन्होंने समझा कि नोबडी वुड डेयर डू दिस एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ, और वो खुद ही कर लेंगे जिन्होंने करना है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जग हसाई हो रही है। और देखें ना, आज पहले आप जाते हैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, आप एक दिन लेके आते हैं, फिर आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तब्दील करके ले जाते हैं जिसको चीफ कह देते हैं कि ये तो वो रेलेवेंट ही नहीं है, और उस पर फिर आप बज़िद हो जाते हैं कि नहीं, आपके फ़ैसले में जो चीज़ें थी हम उनको तस्लीम नहीं करते। फिर उसके बाद जब चीफ साहब कहते हैं कि भाई आपने तो उसकी तस्हीह किया है, तो तस्लीम किया है तो तस्हीह किया है, फिर आप उनसे ऑडियंस मांग लेते हैं बाद में कि जी हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, और उसमें भी
उनके जितने जवाबात थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी जवाब पे चीफ को, और वो जो टिकर्स हम पढ़ते रहे हैं और जो अदालत की कार्रवाई आई है, वो किसी भी हवाले से मुतमईन नहीं कर सके हैं। और उसमें शर्मिंदगी की बात यह है कि, और चीफ ने देखें, चीफ साहब ने आज क्या कहा, चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया है, वाई कुडंट यू फिक्स इट। इस तरह तो आप असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती को भी वो नहीं करते जिस तरीके से आपने आर्मी चीफ की तैनाती को जितना गैर संजीदा ले लिया है। एंड ही ऑल्सो गेव अवे, उन्होंने कहा आप इसका हल निकाल के लाएं, हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहते हैं। देखें, ब्यूरोक्रेसी को तो आप जो कहेंगे सो कहेंगे। आम तौर पे वसीम सजाद साहब यहाँ बैठे हैं, एजाज भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम जिन हुकूमतों में रहे वहाँ जब इस किस्म के मामले होते थे, लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल, चौधरी साहब के साथ हम होते थे, और इस किस्म का अगर क्राइसिस पैदा होता था तो वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता था। वसीम सजाद साहब वहाँ होते थे, खालिद रांझा साहब से पूछ लिया जाता था, भिंडर साहब को बुला लिया जाता था। हालांकि एतजाज़ एहसन मुखालिफ थे, मगर इन तीनों हमारे जो बड़े लॉयर्स थे और हमें एडवाइस करने वाले थे, उनके बावजूद चौधरी साहब उनसे भी एक दफ़ा राय ले लिया करते थे। और वो ये चीज़ें कोई ब्यूरोक्रेट्स बैठ के मैनेज नहीं किया करते थे। जब आपकी अपना सर ऑनलाइन हो तो फिर आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। इज अबाउट ऑनर। ठीक है, एजाजुल हक साहब, इट्स अबाउट ऑनर, तो काइंडली आप जो नए पाकिस्तान वाले हैं, आप उस ऑनर को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करें। तबाह कर चुके हैं सर, अब क्या करेंगे सर। मैं एजाजुल हक साहब की तरफ आता हूँ। एजाजुल हक साहब, क्या ये सिस्टम की कोई खराबी है या इस हुकूमत की टोटल नाअहलियत आपको नज़र आ रही है? और चंद वाक़यात पहले भी मैंने बता दिए हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी हुकूमत ने इतनी आइनी खिलाफ वर्जी नहीं की है जो इस हुकूमत ने की है। ये नाअहल है, ये सिस्टम की खराबी है सर? जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है इस टॉपिक के बारे में कि हुकूमत ने इसको कितना संजीदगी से लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ख़त जारी किया जिसमें वो लिख रहे हैं कि जी मैं ये एक्सटेंशन दे रहा हूँ जनरल बाजवा साहब को। और आपको मालूम है कि ये सबको देखकर जो कि पार्लियामेंट में रह चुके हैं या कानून से जिनका कोई ताल्लुक है, बड़ी हैरानी हुई थी इस बात पे कि एक वज़ीर आज़म के पैड पर लेटर पे इशू हो रहा है कि जनाब एक एक्सटेंशन दे दी गई है और अपॉइंट कर दिया गया, ये लिख दिया गया। और ये हकीकत में आपको बताऊं कि जब मेरे पास ये सोशल मीडिया के जरिए आया तो मैं समझा किसी ने ये फेक बना के और एक मजाक के तौर पर सामने रखा है, क्योंकि इतनी गैर संजीदगी हो ही नहीं सकती। आप देखें कि एक वजीर आजम पाकिस्तान के जब कोई चीज इशू करते हैं या यहाँ बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मैं थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ जो अभी वसीम सजाद साहब ने जिक्र किया। ये एक्सटेंशन जो थी जब मार्शल लॉ थे इस मुल्क के अंदर, तो वो एक्सटेंशन तो खुद ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे या चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन देते रहे वो अपने 3-3 साल के लिए या जब भी वो खत्म होती थी। ये बात सही है कि 3 साल की 4 साल की मुद्दत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 3 साल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं उनकी मुद्दत होती है 4 साल की या 58 ईयर्स। अगर 58 ईयर्स में पहुंच जाते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं, या उनकी जो है मुद्दत मतलब सर्विस जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद 4 साल की होती है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी 4 साल की थी अपॉइंटमेंट, इसको 3 साल कर दिया गया। फिर पहली दफा जो एक्सटेंशन हुई मौजूदा सूरत हाल में, वो भी आपको पता है कि वो जनरल कियानी साहब की हुई, और ये पहली एक्सटेंशन थी जो कि जमहूरी दौर के अंदर हुई, और जबकि मतलब कि गैर जमहूरी दौर नहीं था पाकिस्तान के अंदर। और वो भी रात के 3 बजे आकर अनाउंस कर दिया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया। हालात हंगामी हालात थे, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में किया गया है कि इस वक्त हालात इस किस्म के हैं कि कश्मीर का इशू है, दहशत गर्दी है, अफगानिस्तान क्राइसिस है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, और ये सारी चीजें जो है सामने रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि हमने ये एक्सटेंशन जो है वो देनी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि उस एक जो ओहदे को, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपने लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है, और उस कटहरे के अंदर जिस तरह अभी वकास भाई ने कहा कि आपने उसको एक ये कह दिया कि ये आप ऐसे कर रहे हैं जिस तरह किसी एसी को ऐसी तैनात नहीं होती किसी एसी की, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शटल कॉक बना दिया है।
और फिर आप देखें कि जिस किस्म की बातें और अफवाहें फैली हुई है मुल्क के अंदर, इतनी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी गई है कि स्टॉक मार्केट भी गिर गई है। तो ये हुकूमत, मैं समझता हूं कि जो भी समरी आती है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर से जाए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से वेट होने के बाद वो अप्रूवल के लिए जाती है जहां भी वो जाए। तो ये समरी जब सामने आई, एक्सटेंशन, रीइंस्टेटमेंट, एक्सटेंशन, अब जो सवाल आपने पूछे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम सवालों के अंदर अबाम है और इनका कोई जवाब मौजूद नहीं है इस वक्त, क्योंकि आर्टिकल 255 जिसकी बात की गई या वो जो शिक है, उसमें कोई एक्सटेंशन का तरीकाकार नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर दिया गया है, वसीम सजाद साहब बताएंगे, वो ये दिया गया है कि द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। नहीं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। जो भी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम को सवाबदीद है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं और उसके बाद सदर उसकी अप्रूवल दे दें, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कानूनी जो सवाल उठ रहे हैं, इनके जवाब हुकूमत के पास नहीं है। इसके लिए आपको दोबारा तरमीम करनी पड़ेगी और आपको पार्लियामेंट के जरिए वो तरमीम करनी पड़ेगी कि ये, क्योंकि आप अपॉइंट तो कर सकते हैं लेकिन ये एक्सटेंशन के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, उसके पीरियड के बारे में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। अपॉइंटमेंट के पीरियड के बारे में जिक्र है, एक्सटेंशन के पीरियड के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है सर। मैं ये फिर कोर्ट का सवाल, जो पूरी हुकूमत पागल हुई है और पूरा काबीना बैठे हुए हैं, पूरे कानून के लोग बैठे हुए हैं, और ये 3 सवाल 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट के बहुत इजी सवाल हैं जो नहीं दे पा रहे हैं कि हमें बताया जाए कि वज़ीर आज़म का सवाबदीद है कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट करे 243 के तहत, वो नॉमिनेट करे और उसके बाद सदर अप्रूव करे। ये है, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके बाद ये पूछते हैं कि दूसरी दफ़ा तैनाती का कोई कानून बताया जाए। फिर वो पूछ रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन के लिए, यानी जो उनको तौसी देना है आर्मी चीफ को, उसका कोई कानून है तो वो बताया जाए। मुद्दत जो है कि कितने साल देनी है, वो कोई कानून है तो बताया जाए। और दूसरा ये है कि अगर रिटायर्ड जर्नल हो जाता है, उसको आप आर्मी चीफ अगर लगाना चाहते हैं, फर्दर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसका कानून दे दें। ये 4 सवालात पूछे गए हैं जो मौजूदा इतनी बड़ी हुकूमत नहीं जवाब दे नहीं पा रही है। ये है इस हुकूमत की इतनी बड़ी नाअहलियत। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। आज अपने मेहमानों का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक और इशू पे उनकी राय ज़रूर लेना चाहता हूँ, और ये इशू बहुत अहम है इस इदारे के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी में एक बात तय है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, और उसका टेन्योर भी फिक्स है, सामने मौजूद होता है। तो सर क्या वजूहत है, क्यों ऐसा नहीं होता, या ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि आर्मी के अंदर भी जो सीनियर मोस्ट जनरल हो उसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना जाए, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जनरल हो वो आर्मी चीफ बना जाए, और ये एक सिस्टम के तहत हो जो डिस्क्रिशन है आपका वज़ीर आज़म, एक सियासी वज़ीर आज़म का, कि वो पिक एंड चूज़ करता है, जूनियर्स को उठाता है, तो कई सीनियर्स जो हैं वो रिज़ाइन दे के चले जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिनका हक़ होता है। और इन ओहदों तक आने वाले तमाम जर्नल्स प्रोफेशनल होते हैं, बेहतरीन होते हैं, बड़ी बारीकियों से गुजर कर आते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जुडिशरी की तरह आर्मी में भी ये सिस्टम आ जाए कि सीनियर मोस्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सेकंड सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ बन जाए, और ये डिस्क्रिशन वज़ीर आज़म से ले लिया जाए, जिसकी बुनियाद पर कई दफ़ा काफ़ी
बड़े मसाइल भी मुल्क को दरपेश हो जाते हैं। जी, मैं सबसे पहले आता हूं वसीम सज्जाद साहब की तरफ, क्या कहते हैं सर? मेरे ख्याल में जी ये जो जुडिशरी है इसका एक अलहदा मुकाम है, इसकी अपनी रवायात होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं। और ये जो चीफ जस्टिस है, ये पहले ये कानून नहीं था, यानी आइन में नहीं था कि सीनियर मोस्ट जरूरी चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन रवायत थी। और पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उसके अलावा जितने भी चीफ जस्टिस बने वो सीनियर मोस्ट थे। तो जब 18वीं तरमीम में हम कर रहे थे तो उस वक्त ये सोचा गया कि भी इसको पोलिटिसाइज न होने दे और जो एक रवायत है उसको आईनी शक्ल दे दी जाए। लिहाजा ये आइन में आ गया कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल में फौज में ये कानून या ये आईनी शिक नाफिज करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि फौज में ये गवर्नमेंट का हर जगह, यानी इंग्लिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, हर जगह ये गवर्नमेंट की स्वाबदीद होती है कि वो किसको मुनासिब समझते हैं आर्मी चीफ या नेवल चीफ या एयरफोर्स चीफ के लिए। मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि ये जो स्वाबदीद सिर्फ वजीर आजम की है, इसको शायद किसी और इदारे को भी शेयर करना चाहिए। मसलन अमेरिका में सेनेट अप्रूव इसको करती है, तो ये जरूरी नहीं कि सीनियर मोस्ट का लगाया जाए, लेकिन जो भी नॉमिनेशन हो वो सिर्फ एक शख्स के हाथ पे ना हो, कोई इदारा इसको देख ले, ओवरसाइट हो जाए, कोई पार्लियामेंट्री इदारा इसको देख ले। लेकिन मेरा ख्याल में इसको ये कह देना कि सीनियर मोस्ट को चीफ बना दिया जाए या जॉइंट चीफ बना दिया जाए और सेकंड सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ बना दिया जाए, ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी इंटरफेयर करेगा। और ये जो एक हक होता है गवर्नमेंट का कि वो अपने हालात के मुताबिक देखें कि कौन बेहतरीन चॉइस होगी इस ऑफिस के लिए, ये बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब एयर मार्शल साहब, आपके पास भी यही सवाल लेके आता हूं। बहुत सारे लोगों का, वसीम सज्जाद का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन ये आवाज़ आ रही है सर कि बड़े मसाइल हो जाते हैं। आप तो ख़ुद भी आपके फोर्सेस के आदमी हैं, तो सर अगर फोर्सेस में भी ये चीज़ कर दी जाए कि सीनियर मोस्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो और आर्मी चीफ जो है वो आपके सेकंड सीनियर मोस्ट हो और तीनों फोर्सेस इसमें आ जाएं, तो कैसे देखते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, जो रवायत है उसके मुताबिक ऐसे नहीं होता कि आप एक बहुत ही जूनियर आदमी को चीफ बना दें और उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग सुपरसीड हुए हैं उनको रिज़ाइन जो है वो करना पड़े। आम तौर पे 3 लोगों के नाम भेजे जाते हैं और उन 3 में से किसी एक को चुन लिया जाता है और वो 3 नाम टॉप लेवल ही के होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। ऐसा किया जा सकता है, रवायती तौर पर यही चल रहा है। मसला वहाँ नज़र आएगा जहाँ आप उन 3 से हट के बहुत नीचे जाएंगे और वो सवाबदीदी इख्तियार आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि पहले 3 लोग जो हैं उनमें इतने फ़र्क नहीं होते और ना ही उनमें से किसी एक का बन जाना लोगों के लिए वो कोई मुश्किल का बायस नहीं बनता। लिहाजा मैं समझता हूँ जो रवायती सिलसिला है उसके मुताबिक कोई इस तरह के मसाइल अभी तक पेश नहीं आए और ना ही मैं समझता हूँ। और इसके अंदर फिर वो जो हुकूमत का एक सवाबदीदी इख्तियार है वो भी सही तरह से हल हो जाता है मेरे ख्याल में, चूँकि वो सियासी पहलू भी आ जाते हैं बीच में। अगर इसको इस तरह आप जारी रखें तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रवायती तौर पर ये मामला चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इससे हटने की शायद ज़रूरत महसूस ना हुई है और ना आपको होगी। ठीक है, मैं आता हूं जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख वकास अकरम साहब, ये पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, लेकिन जो बात सामने है वो ये है कि देखें एक सिस्टम बना हुआ है, जुडिशरी में बन गया है, जैसे कहा 18वीं तरमीम के बाद जो सीनियर आता है वो लग जाता है। और कई ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि बहुत नीचे से भी आदमी पिकन, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिशन पावर मौजूद है और एक शख्स के पास है, जैसे वसीम सज्जाद ने कहा। तो सर क्या सिस्टम अगर बन जाए और सीनियर मोस्ट लोग अपनी जगह पे आए तो बड़ी तसल्ली हो जाती है और कारकर्दगी में भी, और जो मसाइल आते हैं उनसे बचा जा सकता है, इस इदारे को बचाया जा सकता है। सर क्या कहेंगे?
देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है, आर्मी में ना सिर्फ चीफ लेवल पे बल्कि उसके अलावा भी बहुत से लेवल्स के ऊपर लोग सुपरसीड होते हैं। जिस वक्त कई जूनियर जो हैं वो जनरल बना दिए जाते हैं, कुछ ब्रिगेडियर रह जाते हैं, सुपरसीड हो जाते हैं, फिर कुछ मेजर जनरल जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं हो सकते, उनसे जूनियर जो हैं वो आगे चले जाते हैं। ये सिस्टम जो है आर्मी में रहा है, ये बड़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी है। मैं नहीं समझता इससे किसी किस्म वो तो प्रोमोशन केस है, कोई वो प्रोमोशन मैं केस ये है समझता हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन ब्रिगेडियर से अगर टेक्निकल कोई गलती है, खराबी है हाकिम में, सर वो मेरी बात सुनो ना, वो उस पर भी लोगों को बेचारों को आर्ट बर्निंग तो होती है ना जी, वो जौन सा भी केस है, वो लोग उसमें भी बड़े तकलीफ में होते हैं। मगर मैं जो आपकी जिस तरफ जा रहा हूँ, मुझे ज़रा उस तरफ आने दें। वो ये है कि वो एक शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान की आवाम से वोट लेके आता है, उसको पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी होती है। मैं ये समझता हूँ कि हाकिम वक्त को अपना सलार चुनने की डिस्क्रेशन होनी चाहिए, और ये आप उससे मत लें। अगर आप ये भी उससे ले लेंगे ना, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, जहाँ सेनेट में बंदे खड़े कुछ होते हैं और वोट कुछ निकलते हैं, जहाँ पे नेशनल असम्बली के अंदर भी पता नहीं चलता कि पार्टी के पास वोट सदर के लिए थे कितने और निकल कितने आए, वज़ीर आज़म के लिए गए कितने थे और निकले कितने। मैं नहीं समझता कि अभी ये चीज़ें इतनी मैच्योर हुई हैं कि ये फैसले हम वहाँ कर दें और फिर दोबारा उसी किस्म का तमाशा बन जाए जिस किस्म का इदारों का आज सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। जब तक चीज़ें मैच्योर नहीं हो जाती, हाँ अल्लाह करे कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे इदारे इतने ही मैच्योर हो जाएं कि जितने खड़े हों वोट भी उतने ही निकलें। सो मैं ये समझता हूँ कि हक में वक्त को अपना सालार चुनने का हक है, और जैसे एयर वाइस मार्शल साहब ने कहा है कि 3-4 बंदे जाएं और उसमें से वसूनी चुनने, तो एडा हक वज़ीर आज़म ने दो, ये उन्होंने कोल ना लो। मेरे ख्याल में दिस इज़ फेयर इनफ। वज़ीर आज़म को बिल्कुल भी स्ट्रिप ना करें, उसके बाद वो रह किस जोगा जाएगा। हर चीज़ तो 1 बाय 1 पिछले कई सालों में उससे आप लेते जा रहे हैं, उसके बाद रह पीछे क्या जाएगा। ये तो बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म आपके ऐसे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी आने वाले वज़ीर आज़म के पास भी ये इख्तियार ना हो। ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, बात जो है वो आपके आता हूं मैं एजाजुल हक साहब के पास, लेकिन ये बात फिर कहता हुआ जाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया हुआ है वो सवाल हुकूमत को पार्लियामेंट में तलाश करना चाहिए। बार बार आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल्स की बात ना करें, अगर एक्ट में नहीं है तो रूल्स में आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो अगर एक्ट में तब्दीली है, एज ए तालिब इल्म मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं मुकम्मल तौर पे गलत हूँ, कि अगर एक्ट में तब्दीली करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी है तो फिर हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से वो जवाब लेके आना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। और अगर मैं काबीना में ये जवाबात तलाश कर रहा हूँ और ऐसी नाअहल काबीना जिसमें इतने बड़े बड़े आइनी जो हैं वो गैर आइनी इक़दामात हुए हैं और जिसमें सदर को हज़ीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वज़ीर आज़म को उठानी पड़ी और आज हमारे आर्मी चीफ़ को भी इस लिहाज से उठानी पड़ रही है, तो ये जो तलाश कर रहे हैं काबीना में शायद ये पार्लियामेंट में मिले, और ये ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहां इसका जवाब नामुमकिन है। और ये जवाब अगर ढूंढना है तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करनी पड़ेगी। ये काबीना के ज़रिए नहीं होगी, रूल्स के ज़रिए नहीं होगा। एक तालिब इल्म की हैसियत से ये बात मैंने रखी है, हो सकता है ये गलत हो। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। एजाजुल हक साहब, कहते हैं लोग, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि सिर्फ इस एक डिस्क्रिशन ने फौज को किसी न किसी हद तक पॉलिटिसाइज किया जाता है इस एक डिसीजन के ज़रिए। और दूसरा ये कहते हैं कि भाई एक सिस्टम बन जाए, सीनियर आए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बने, उसका सेकंड आए, आर्मी चीफ बने, एक ड्यूरेशन कवर करे, आगे चला जाए। सारे जनरल्स प्रोफेशनल हैं, सारे जनरल्स बेहतरीन हैं, पूरी आर्मी बेहतरीन है। क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर साहब देखिए, एक रवायत जो चलती आ रही है कि तमाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तमाम अपॉइंटमेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस की होती हैं उसके लिए 3 नाम जाते हैं। उन 3 नामों में से प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन है कि वो एक को सिलेक्ट करे, या फिर उसके पास ये भी डिस्क्रिशन है कि नीचे जाना चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जो टॉप के नाम आते हैं वो एक ही कोर्स के होते हैं अमूमन, तो नाम सिर्फ उनका होता है पीए नंबर में, कि अगर उसका एक का 5 है तो दूसरे का 4 होगा, लेकिन है दोनों एक ही कोर्स से निकले हुए और उतने ही प्रोफेशनल हैं और उतने ही उनकी सर्विस है, क्योंकि एक साथ ही पास आउट होते हैं अमूमन। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रिप्शन जिस तरह वकास साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास रहनी चाहिए कि वो टॉप ब्रास जो है उसमें से जो प्रोफेशनली टॉप के 3-4 लोग हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकें वो। दूसरा, पाकिस्तान अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ हमारी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है कि हम सेनेट में या पार्लियामेंट में उसको लेकर जाएं अपॉइंटमेंट को और वहां जाकर इस पे डिस्कशन हो। ये रवायत रही है कि ये सारे इख्तियारात सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेज हैं, इख्तियारात उनके पास थे। 13वीं तरमीम में मेरा ख्याल है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, कि ये इख्तियारात सदर से लेकर फिर वजीर आजम को दे दिए गए। उससे पहले गुलाम इसाक साहब के पास ये इख्तियारात रहे और बाकी सदूर जितने थे उनके पास भी ये इख्तियारात रहे कि वो अपॉइंट करते थे। जनरल आसिफ नवाज का मुझे याद है, और दीगर जितने अपॉइंटमेंट्स हुई जनरल वहीद काकड़ की, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि वही सुप्रीम कमांडर थे और उन्हीं के पास इख्तियारात थे। अब ये आ गया वजीर आजम के पास, और वजीर आजम को भी चाहिए कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इसको प्रोफेशनली देखें, और जो प्रोफेशनली वो समझते हैं कि जी वुड बी एबल टू डिलीवर बेटर, उसको अपॉइंट किया सर। अगर ऐसा हो जाए जैसा लोग कह रहे हैं, या मैंने ये सवाल उठाया है कि ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जिस तरह जुडिशरी में है कि सीनियर मोस्ट आए लग जाए और जो बाकी सीनियर हैं जो उनसे रैंक में नीचे हैं वो अपना टेन्योर मुकम्मल करें, वो भी अपनी सर्विस मुकम्मल करें, वो भी अपनी एज मुकम्मल करें। इस तरह आर्मी को उनकी सर्विसेज रहेगी, लेकिन अगर 4थे नंबर से या 5वें नंबर से आप उठाते हैं तो टॉप के 4 जो हैं वो चले जाते हैं घर। सर, अगर यही सिस्टम हो जाए जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, अच्छाई और बुराई की बात नहीं है, बात रवायत की है कि जिस तरह से चलता आ रहा है एकदम से तब्दील करना मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये मुनासिब होगा। सर, आपने जुडिशरी में भी तो किया ना सर। जुडिशरी का एक अपनी रवायत रही है, जिस तरह के वसीम सजाद साहब ने बताया। अभी मौजूदा जो अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, तो वो भी दूसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे नहीं थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है कि वो जिसको मुनासिब समझे उसे वहां लगा दें, और जिसको नहीं मुनासिब समझे उसे ना लगाएं। और फिर उस पर मेरा ख्याल है कि पीछे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई इनपुट भी जाती होगी, कुछ अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जाती होगी। और पहले ये भी रवायत रही है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ जो ये सोचा गया था कि तमाम जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी है, ये रोटेशन में जाएगा, लेकिन फिर ये जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने से उन्होंने इंसिस्ट किया कि फौज क्योंकि बड़ा एक अदारा है तो फौजी ही है जो कि जिसको अफवाज पाकिस्तान से उसको तैनात करना चाहिए। तो ये ऐसा ऐसा रवायात जो है वो तब्दील हो रही है। इतनी मेच्योरिटी भी आ जाएगी कि शायद आपकी बात जो आप कर रहे हैं कि कभी ये मुनासिब हो, एक ऐसा वक्त भी आए कि जब ये समझें कि भाई वजीर आजम जो है उससे ये भी इख्तियार ले लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर वजीर आजम जो है उसके पास इख्तियार। सर, वजीर आजम के पास बड़े इख्तियारात हैं सर। आपका बहुत शुक्रिया। सबकी राय मुकद्दम है, सबकी राय अहम है। मेरा काम होता है राय अवाम तक और उन इदारों तक पहुँचे जो ये फैसला करते हैं, और सबसे बड़ा फैसला यकीनन पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट सबसे अहम इदारा होता है जहाँ कानून साजी होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में 15 महीने में ये पार्लियामेंट तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी है। सबका शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।